हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे डांस 2025 जो बिहार स्टेट का एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा जो मैंने आपको नोट्स दिया था, जो मैंने क्लासेस आपको कराए थे, उसमें से कितने क्वेश्चन आपके डिट्टो मैच किए थे। आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद। और आज के वीडियो में हम बात भी करेंगे कि कैसे हम बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करेंगे, कैसे तैयारी करनी है, किस किस टॉपिक पे फोकस करना है, आने वाले क्लासेस कैसे रहेंगे। आज के वीडियो में कंप्लीट इस बारे में बात किया जाएगा। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर लाया। अभी तक सबसे ज़्यादा स्कोर लाने वाले डांस में 121 है। बहुत लोगों ने 120, 118, 116 लाया हुआ है। मतलब मैक्सिमम बच्चों ने 100 अबव मार्क्स लाए हुए हैं। आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स आए हुए हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने मैसेज किया हुआ है। तो सबको ही अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर कोई भी सजेशन हो तो सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का क्लासेस लेना चाहते हो या फिर नोट्स लेना चाहते हो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, क्योंकि इस पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मॉडरेट रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स दिए जा रहे हैं जिसमें आपको 3000 से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में जो आपका 70 मार्क्स का जो अदर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, वो सारे आपको दिए जाएंगे। ये सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 500 में, जो आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। जैसे हमने स्टेट में इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं बीपीएससी टीआरई 4 में, इससे ज़्यादा हम मेहनत करेंगे साथ में मिलकर, सबका पेपर क्वालिफाई होगा। तो इस नंबर पे अधिक जानकारी आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन शास्त्रीय नृत्य का एक प्रकार का रासलीला है। पहला ऑप्शन है मणिपुरी, उड़ीसा, कथक या सत्रिय। तो क्वेश्चन ध्यान से अगर अगर आप पढ़ते हो तो क्वेश्चन में लिखा है शास्त्रीय डांस। तो शास्त्रीय डांस तो आपका मणिपुरी भी है ओडिसी भी है, लेकिन क्वेश्चन में एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है रासलीला, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी। यहाँ पर जिनका पेपर है उन्होंने आंसर बी टिक आउट किया था। बी में था ओडिसी, जो कि एक रासलीला नहीं, एक रासलीला का प्रकार उसे नहीं माना जाता। इसे याद रखिएगा, मणिपुरी आपका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी क्षेत्र में अमृत पुरस्कार 2023 में सम्मानित कलाकार निम्नलिखित में कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाकाली श्रीमन्नारायण मूर्ति। ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मकसद हमारा ये है कि ये सारे क्वेश्चन हम देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा था, और जो स्टेट 2026 में देने वाले हैं या उनके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा जो तैयारी करेंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए भी जा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक और फायदा है कि जो मैंने आपको कंटेंट आपको व्हाट्सएप नोट्स सेंड किए थे, प्लस जो हमने यूट्यूब पे अपने तैयारी करी थी एग्जाम के लिए, तो उसमें से कितने क्वेश्चन टैली किए हुए हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा, उससे आपको ट्रस्ट बनेगा कि जो आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नृत्य के माध्यम से किसी कथानक को प्रस्तुत करने को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, उसे कहते हैं नृत्य नाटिका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बिहार का लोक नृत्य नहीं है। ऑलरेडी हमने बिहार पे टॉप 30 क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, जाकर आप यूट्यूब पे देख भी सकते हो, जो कि बिहार स्पेशल था। जितने भी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन बन सकते थे डांस से रिलेटेड, हमने एग्जाम से पहले इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कराया भी था। क्वेश्चन में पूछा गया लोक लोक नृत्य नहीं है, तो गरबा जो है आपका गुजरात का लोक नृत्य है, ना कि बिहार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभिनय दर्पण के अनुसार गृह संचालन के कितने वेद माने गए हैं। आप जाकर टॉपिक सर्च कर सकते हो। अभिनय दर्पण पे मैंने नोट्स भी आपको दिए थे और बताया भी था कि टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमने इस जितने भी इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। तो याद रखिएगा, गृह संचालन के टोटल 4 वेद बताए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अभिनय दर्पण के अनुसार दृष्टि भेद का सही अनुक्रम कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
थोड़ा फास्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट के, क्योंकि आपको ऑलरेडी आंसर मिल चुके हैं। तो बस हमें मकसद है कि हमें सारे क्वेश्चन को एक बार रीचेक कर लेने के लिए, कोई इसमें गलत तो नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है, कोमल रे ग ध नी किस राग में लगते हैं। ये भी क्वेश्चन हमने यूट्यूब पे और आपको नोट्स में दिया भी गया है। जहाँ के ये जो क्वेश्चन था संगीत से, जो लास्ट हमने टॉपिक अपलोड किया था यूट्यूब पे वीडियो, उसमें मैंने कराया भी था कि संगीत से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उसमें ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस में किया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, टांडों के कितने भेद होते हैं। ये भी सवाल मैंने आपको कराया हुआ है। टोटल 7 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। विदेशिया लोक नाटक के रचयिता कौन है। तो बिना नाम वेस्ट किए आपको पता होगा, भिखारी ठाकुर विदेशिया लोक नाटक के रचयिता माने जाते हैं। संगीत रत्नकार ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा, सारंग देव। ठीक है, ये भी आपको जो क्वेश्चन है संगीत से लिया गया है। जो आप लास्ट का 2 वीडियो देखोगे, टॉप 200 क्वेश्चन जो हमने सिर्फ और सिर्फ संगीत से किया था, ये सेम क्वेश्चन आपको उस टॉपिक से लिया गया है जो हमने यूट्यूब पे प्रैक्टिस किया था। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जैसे हमने बिहार स्टेट में जितना मेहनत किया था, उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे साथ में मिलकर, जिससे आपका पीपीसी टीआरएफ 4 भी स्टेट की तरह काफ़ी हाईएस्ट मार्क्स के साथ आप पेपर क्वालिफाई करें और आप बिहार में नौकरी लें इस बार। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस रस का अस्थायी भाव वैराग्य एवं उदासीनता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है उदासीनता की। ये भी टॉपिक हमने लास्ट में कवर किया था। इसका राइट आंसर होगा डी, शांत रस। राजेंद्र गंगानी किस घराने के नर्तक हैं। लखनऊ, जयपुर, बनारस या रायगढ़। तो याद रखिएगा, जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, समय मिलान का चयन करें। इस बार आपने अगर 23 और 24 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे, कंपेयर करते हो आप 2025 से, तो क्वेश्चन का लेवल जो है आपका डे टू डे आपका इंक्रीज हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते हो कि जो पिछले साल का क्वेश्चन था बिल्कुल आसान थे, लेकिन उनके कंपेयर में आपका 2025 का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। और ऐसा उम्मीद है कि बीपीएससी टीआरएफ 4 में भी आपको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना पड़ेगा। इनमें से कौन बिहार का लोक नृत्य नहीं है। सॉरी, क्वेश्चन है इनमें से कौन बिहार का लोक नृत्य है। तो आपका लौंडा डांस बिहार का लोक नृत्य है, जबकि भांगड़ा बात की जाए तो आपका पंजाब, लावनी आपका महाराष्ट्र और गरबा आपका गुजरात हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लय ताल में भाव के साथ अंग संचालन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिसमें आपका भाव के साथ अंग संचालन करते हो उसे कहते हैं नृत्य। निम्नलिखित श्लोक के रचयिता कौन है। एक आपको यहाँ पर श्लोक दी गई है, उसके रचयिता कौन है आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन आपके आउट ऑफ बॉक्स है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत को कंफ्यूजन होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरई 4 में देखने को मिलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को रेडी करेंगे। जो श्लोक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। जैसे अगर ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 4 में पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा श्लोक रचयिता कौन कौन है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन देखने का मकसद हमारा ये भी है कि क्वेश्चन कैसे सेट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें और क्या क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार भावानुकूल शरीर की अवस्था को क्या कहते हैं। नौटंकी, नृत्य, आधा या तीनों सही है। तो बहुतों का आंसर यहाँ पर डी था, तीनों सही है, लेकिन बिहार स्टेट ने इसका जो राइट आंसर बी माना है, आपका नृत्य। किस अभिनय में मुख्य रूप से वाणी का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, वाचिक। यहाँ पर प्योर स्वर की पहचान करना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने संगीत में किया था टॉप 200 के अंदर, आपको पता होगा, अगर आप जाकर वीडियो भी देख सकते हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संगीत में मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं। तो संगीत में जो भी आपके मधुर ध्वनि होते हैं उसे कहते हैं नाद।
पंडित बिरजू महाराज के पिता का नाम क्या है? तो क्वेश्चन हमने पंडित बिरजू महाराज पे अलग से एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस कराया हुआ है, टॉप 30 क्वेश्चन पंडित बिरजू महाराज पे विथ थ्योरी, ठीक है? आपको नोट्स भी मैंने दिया हुआ था, जो कि पंडित बिरजू महाराज से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, अगर एग्जाम में पूछे भी जाते, तो आप आसानी से आंसर बता सकते थे कि पंडित बिरजू महाराज के पिता का नाम अक्षन महाराज था। दर्शकों को प्रकाश के माध्यम से मंच पर कलाकार का डैश होने का अभ्यास कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकट और लुप्त। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्रा होती है? ये भी सवाल आपके संगीत से लिया गया है। तो याद रखिएगा, पंचम सवारी ताल में टोटल आपकी 15 मात्रा होती है। इसे याद रखिएगा, मैंने साथ साथ में इसके ताल विभाग, ठीक है, सब कुछ मैंने बताया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आरामंडी का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछे आरामंडी में, तो याद रखना कि भरतनाट्यम आपका ऐसा डांस होता है, ऐसा शास्त्रीय डांस है जहाँ पर आरामंडी का प्रयोग हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत रत्नकार के लेखक कौन है? तो याद रखना, सारंगदेव आपका राइट आंसर होगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जिसे आईसीसीआर बोलते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन, फिल्म बनाना, आर्थिक विकास करना, खेलों का आयोजन करना, या कला सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं प्रचार करना। तो जब क्वेश्चन में आप यहाँ देख रहे हो कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इनका फुल फॉर्म ही है, तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो कि संस्कृति की बात की जा रही है, उनका थीम ही है, उनका नाम ही है सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो आपका राइट आंसर भी डी होगा, संस्कृति से आपका रिलेटेड होगा क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुख कोमल अंगारों से युक्त नृत्य की रचना को क्या कहते हैं? लास्य, तांडव, रुद्र या भाव? तो याद रखना, इसका राइट आंसर ये होगा, लास्य। गायन, वादन और नृत्य के सामूहिक को क्या कहते हैं? जब आपका गायन भी हो, वादन भी हो और आपका नृत्य हो, उसे कहते हैं संगीत, ठीक है? जहाँ पर तीनों का मिक्सर होता है उसे कहते हैं संगीत। इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका, सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? ये भी सवाल आपके संगीत से लिया गया है। याद रखिएगा, टोटल आपकी 22 श्रुतियाँ होती हैं। निम्नलिखित में किस नृत्य का संबंध मुखौटा से है? अगर आपने थोड़ा बहुत भी जो मैंने नोट्स अगर दिया था, अगर उसे कंप्लीट कर लिया होता, या फिर कम से कम आपने यूट्यूब पे वीडियो भी देख लिया होता, तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते थे। इसका राइट आंसर ए होगा, छौ। दाहिना तबला के सबसे किनारे के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो तबला के दो साइड होते हैं, दाहिना और बाएं, जो कि हमने हर एक तबला के पार्ट पे हमने काफ़ी डिस्कस भी किया था। तो याद रखिएगा, दाहिना तबला के जो सबसे किनारे भाग को चाटी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। भारत में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रथम पुरस्कार कौन सा है? बात की जा रही है यहाँ पर शास्त्रीय डांस के अंदर, तो शास्त्रीय डांस के अंदर सबसे ज़्यादा प्रमुख पुरस्कार माना जाता है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार। पद्मश्री किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार शास्त्रीय डांस के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको पुरस्कार देने वाले। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नाट्य शास्त्र के अनुसार अभिनय के कितने प्रकार माने गए हैं? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन कौन से अभिनय के 4 प्रकार होते हैं, जो कि मैंने आपको बताए भी थे। तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन से आपके प्रकार हैं अभिनय के। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। रुक्मणी देवी अनुडेल का जन्म कब हुआ था? ऑलरेडी हमने इस टॉपिक पे टॉप 30 क्वेश्चन किया भी है विथ थ्योरी, आपको मैंने नोट्स भी दिए हुए हैं, और उसमें रुक्मणी देवी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इनका जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक सारे क्वेश्चन हमने किया हुआ है। अगर आप उसे आसानी से देख लिया होता, तो आपको आसानी से इसका आंसर पता होता कि 1904 में इनका जन्म हुआ था। दक्षिणी दक्षिण भारत में प्रचलित संगीत को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, कर्नाटका संगीत, ठीक है? एक होता है हिंदुस्तानी संगीत, दूसरा होता है जो आपके दक्षिण में होते हैं, उन्हें कहते हैं कर्नाटका संगीत। तो ऑप्शन डी।
नाट्य शास्त्र श्लोक के अनुसार अंकों का सही क्रम कौन सा है? तो आपको सही क्रम यहाँ पर चूज करना है कि नाट्य शास्त्र का जो श्लोक होता है उनमें जो अंगों होते हैं उनका सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, सबसे पहले ई होगा, डी होगा, सी होगा, बी होगा और ए होगा, मतलब आपकी डाउन टू अप आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नृत्य कला का प्रथम पौर ग्रंथ कौन सा है? रामायण, महाभारत, नाट्यशास्त्र और उपनिषद। इस क्वेश्चन में बहुत का कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग रामायण और महाभारत टिक आउट कर देते हैं, उनको लगता है काफ़ी पुराना ग्रंथ है। तो ऐसा नहीं है, सबसे प्रथम जो ग्रंथ माना जाता है वो नाट्यशास्त्र को माना जाता है। मैंने कई बार आपको यूट्यूब पे अपने क्लासेस में बताया भी है कि कभी भी रामायण महाभारत आप ऑप्शन को देखकर टिक आउट मत कर देना अगर प्रथम ग्रंथ पूछे तो। आपका राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, नाट्य शास्त्र। राजगीर महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? अगर आप बिहार से हो तो आपको पता होगा कि राजगीर आपको बिहार में पड़ता है, तो राजगीर महोत्सव आपको बिहार में ही होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वाद्य यंत्रों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 4, 7, 8 या 2? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। टोटल वाद्य यंत्र को 4 श्रेणियों में इसे क्लासिफाई किया गया है। भाटखंडे ताल पद्धति में डैश खाली का चिन्ह क्या है? हमने एग्जाम से पहले 2 से 3 दिन पहले भाटखंडे टॉपिक पे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया भी है, प्लस जो संगीत का टॉप 200 क्वेश्चन था उसमें भी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया भी था और उसमें मैंने मेंशन भी किया था कि आप इस क्वेश्चन को याद जरूर रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जाकर आप उस वीडियो को चेकआउट भी कर सकते हो जहाँ पे मैंने मेंशन भी किया था। याद रखिएगा कि भातखंडे ताल पद्धति में जो खाली का चिन्ह होता है उसे हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। पंडित विंध्याधीन महाराज का जन्म कब हुआ था? फिर कहने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने ये टॉपिक पे टॉप 30 क्वेश्चन कराए भी है और बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस भी किया है। जो कि राइट आंसर होगा 1838। बहुत जगह आपको 1830 भी देखने को मिलता है, अगर आप सर्च करते हो तो बहुत जगह 1830 और 1838 मिलेगा, लेकिन जो आपका ऑफिशियली आंसर है वो आपका बी होगा, 1838। किस युग से शास्त्रीय कला के रूप में नाट्य और नृत्य का उद्भव माना जाता है? तो याद रखना, त्रेता युग। डैश को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। तो जो आपका कथक होता है उसे नटवरी डांस भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित नृत्यों में किस नृत्य में गणित का महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है? मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, कथक या तीनों सही है। तो बहुत बच्चों ने इसका राइट आंसर डी माना था, लेकिन बिहार स्टेट 2025 में इसका ऑफिशियल आंसर आपका सी होगा, कथक। गर्दन को सुगम पूर्वक समान रूप से इधर उधर चलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सुंदरी ग्रीवा। सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? मैंने संगीत की क्लासेस में आपको बताया भी था, जो हमने टॉप 200 क्वेश्चन किया था। इस सप्तक के टोटल 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। संगीत की 2 पद्धतियाँ होती हैं, एक हिंदुस्तानी और दूसरा आपकी दक्षिणी कर्नाटका। जस्ट हमने क्वेश्चन अभी किया था, उस क्वेश्चन को फिर से क्वेश्चन को लैंग्वेज को चेंज करके एक क्वेश्चन फिर से आपको करा दिया गया है, जो कि आसान होगा। बी आपका राइट आंसर होगा। देखो पेपर 1 जितना आसान क्वेश्चन था ना, सेम पेपर 2 में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके पेपर काफ़ी हार्ड थे। ठीक है, तो ये गलत है, पेपर को मॉडरेट रखना चाहिए, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2। एक आपका जो पेपर 1 है काफ़ी हार्ड क्वेश्चन को सेट किया गया है, पेपर 2 को और पेपर 1 में क्वेश्चन को मॉडरेट रखा गया है, जो काफ़ी गलत है। क्वेश्चन का लेवल समान होना चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो। अगर आप किसी कोई पेपर हार्ड कर रहे हो, सबका पेपर हार्ड होना चाहिए। अगर आप मॉडरेट रख रहे हो तो सबका पेपर मॉडरेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किससे है? तो याद रखना, ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था कि संयुक्ता पाणिग्राह का संबंध उड़ीसा से भी है, और इस सवाल आपको शायद 2024 में जो बिहार स्टेट हुआ था उसमें भी सवाल पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन नृत्यकार बनारस घराने से है? तो हमने बनारस घराना हो चाहे लखनऊ घराना चाहे जयपुर घराना, हर घराने से हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। तो याद रखना
ये सितारा देवी आपके बनारस घराने से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चौक शब्द का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और साथ में क्या सजेशन है आपके बीपीएससी तैयारी 4 को लेकर, कैसे तैयारी करें, क्या आपका सजेशन है, कितने आपके स्कोर है बिहार स्टेट 2025 में, आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। दादरा ताल किस जाति का ताल है? तो याद रखना, दादरा ताल जो होता है वो आपके तीसरा जाति का ताल माना जाता है। राम राग खमाज के गायन का समय क्या है? ऑलरेडी हमने जो संगीत का टॉप 200 क्वेश्चन थे उसमें जितने भी गायन के समय होता है, कौन सा राग होता है, कौन सा जाति होता है, कौन सा घराना होता है, सब इस टॉप 200 क्वेश्चन में हमने प्रैक्टिस किया था। और उसमें मैंने मेंशन भी किया था कि रात जो खमाज होता है उसका गाने का समय जो होता है वो रात्रि का दूसरा प्रहर होता है। ऑप्शन नंबर ए। रुद्र रस के लिए किस रंग का प्रकाश का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी लाल। राजा राधा रेड्डी का संबंध किस विधा से माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी। संगीत संपूर्ण संगीत इनमें से किस विधा को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। बहुत लोगों ने इसका राइट आंसर ए माना था गायन, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन में लिखा गया संपूर्ण संगीत इनमें से किस विधा को माना जाता है? तो याद रखना डांस को माना जाता है। नृत्य के बोल को लगातार 3 बार रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन तो हमने मल्टीपल टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया था और ये सवाल शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था कि जब हम 3 बार नृत्य के बोल को रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं चक्रधार। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर भारत का नृत्य है? मणिपुरी, भरतनाट्यम, ओडिसी, ये सब आपके साउथ साइड के ओडिसी है, लेकिन कथक जो है आपको उत्तर भारत में होगा, जैसे कि लखनऊ यूपी में आ गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कथक नर्तकी नहीं है? इस क्वेश्चन में आपको बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा कि इनमें से कौन सी कथक नर्तक नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हो तो बिरजू महाराज और आपके शंभू महाराज लखनऊ घराना से बिलोंग करते हैं। और जो सितारा देवी हैं आपको बनारस घराने से बिलोंग करती हैं। तो एक ऑप्शन बचता है आपका श्रीमती रुक्मानी देवी, जो कि कर्नाटका संगीत से बिलोंग करती हैं, जो कि कथक से रिलेटेड नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। काल क्षेत्र फाउंडेशन कहाँ पर है? याद रखना चेन्नई में है। ईश्वरी प्रसाद का संबंध किससे है? तो आपके कथक से है। ये भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 10 मात्राओं 4 विभाग के ताल का चयन करें। तो हमने झपताल सुल ताल पे भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है, जिसमें आपको 4 विभाग होते हैं और 10 मात्रा होते हैं, जो कि आपके खंड में बांटा जाता है इसे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नृत्य क्या होता है? तो नृत्य में आपका लय होता है, ताल होता है, भाव होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों सही है। वात्सल्य रस का तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। वात्सल्य रस का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालक और माता का प्रेम। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य का प्रारंभ किस प्रस्तुति से करते हैं? तो ये क्वेश्चन तो हमने मल्टीपल टाइम और सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया और मैंने मल्टीपल टाइम आपको बताया भी है कि इस क्वेश्चन को आप याद रखना। काफ़ी स्टार्ट कैसे करते हैं और अंत कैसे होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बनता ही बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हांडिया तहसील नाम के गांव किस नृत्य का संबंध है? ये भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कथक। निम्नलिखित में यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य विधा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से आपको विधा से संबंधित मानी जाती हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति।
लक्ष्मी ताल कितनी मात्राओं का ताल है? तो याद रखिएगा 18 मात्रा की ताल मानी जाती है। इसका विभाग कितना होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लक्ष्मी ताल के विभाग कितने होते हैं। पंडित दुर्गालाल नृत्य के अलावा किस वाद्य को बजाने में कुशल थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाखावाज। कथक नृत्यकार अपने नृत्य के आरंभ में किस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठाठ। निम्नलिखित में कौन नृत्य कलाकार पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त है? देखो, पद्मश्री पुरस्कार जितने भी अवार्ड हैं, इस पे भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था, टॉप 30 क्वेश्चन जो अवार्ड से संबंधित थे, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बनते ही बनते हैं। तो मैंने बताया भी था कि अवार्ड से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो अभी तक हमने एक थर्ड क्वेश्चन है जो हमने अवार्ड से देखा भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु हरि उप्पल। 14 मात्राओं के ताल का चयन करें। तो देवचंदी में आपकी 14 मात्रा होती है जो काफी आसान है, ऑप्शन नंबर ए। सर्वप्रथम भरतनाट्यम देने का योगदान किनका है? तो भरतनाट्यम का पुनः जागरण करने के लिए भी रुक्मानी देवी अनुडेल का नाम आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में 5 मात्रा और 7 मात्रा पर ताली पड़ती है? अगर आपने एग्जाम से पहले का लेटेस्ट वीडियो आपने देखकर पेपर दिया होगा, तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते थे कि इसका जो राइट आंसर होगा सुर ताल होगा, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस राग में 12 स्वर का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन सी, भैरवी। इनमें से कौन गुण नृत्यकार के लिए काफी ज्यादा जरूरी है? पहला ऑप्शन बहुत कम बाल, गुब्बारा, काला में श्रद्धा या सफेद दाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अक्षर महाराज के पुत्र कौन थे? तो अक्षर महाराज के आपके पुत्र थे बिरजू महाराज, इसे याद रखिएगा। बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, इनके भतीजे को बेटा मान लेते हैं, उनके फादर मान लेते हैं। तो इसको कंफ्यूजन को लेकर हमने हर एक टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप उसे चेकआउट जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य की उत्पत्ति कैसे होती है? तो लोक नृत्य की उत्पत्ति होती है किसी भी, अगर आप किसी क्षेत्र से बिलोंग करते हो या वहाँ के जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो ट्रेडिशनल होता है, वहाँ से आपका उत्पत्ति होती है लोक नृत्य की। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भरतनाट्यम डैश शास्त्रीय डांस है? तो बनारस तो कोई चांस ही नहीं है, और ना आंध्र प्रदेश। तो कंफ्यूजन होता है तमिलनाडु और केरला में, लेकिन भरतनाट्यम जो होता है आपको तमिलनाडु का शास्त्रीय डांस माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत में नाद के कितने मुख्य प्रकार माने गए हैं? तो इसमें बिना कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, आत नाद और अनाथ नाद मैंने मल्टीपल टाइम बताया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस नृत्य शैली का पुराना नाम दासी अत्तम है? मल्टीपल टाइम, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, इसमें बिना टाइम वेस्ट किए आपको ऑप्शन को टिक आउट कर कर आगे बढ़ना चाहिए था। भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना के संस्थापक का नाम क्या है? तो नाम इनका याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। गुरु हरि उत्पल, इनका नाम आप याद रखना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका बीपीएससी टीआई 4 एग्जाम के लिए या आने वाले स्टेट एग्जाम के लिए, तो इसे याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र क्या है? तो नेत्र आपका एक उपांग है, ठीक है, अंग नहीं है। नेत्र आपका अंग नहीं है। अंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, नेत्र आपका उपांग है, एक होता है पार्ट, ठीक है, एक होता है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, उपांग। किस ग्रंथ में शिरोवेद अर्थात सिर संचालन के प्रकार बताए गए हैं? सबसे मैंने डांस में मेंशन भी किया था कि अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो काफ़ी क्वेश्चन को फंसा सकता है, वो आपका शिरोवेद से बन सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, मैंने मेंशन भी किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनय दर्पण। नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय नृत्य में उपांग की संख्या कितनी मानी गई है? तो याद रखिएगा, टोटल इसकी 12 उपांग की संख्या मानी गई है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, भरत मुनि, जो कि आपके रचयिता माने जाते हैं नाट्य शास्त्र के। अक्षर महाराज के पुत्र का नाम क्या था? तो जस्ट हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था, बिरजू महाराज। वो रचना जिसमें गीत के शब्द और नृत्य के बोल दोनों को समावेश होता है, उसे क्या कहते हैं?
तो उसे कहते हैं हम संगीत तोरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जयपुर घराने के संस्थापक का नाम क्या है? तो जयपुर घराने का संस्थापक का नाम भानु जी महाराज है। क्वेश्चन काफी आसान है। इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो आपको सोचने पे मजबूर करे कि इनमें से कोई एक संस्थापक हो सकते हैं, क्योंकि भानु जी महाराज का नाम आपने मल्टीपल टाइम सुना होगा, जो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते थे। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी ताल में कितनी मात्रा होती है? तो जस्ट मैंने आपको मेंशन किया था 18 इसकी मात्रा होती है। जुमरा ताल में कितनी मात्रा होती है? तो 14 मात्रा होती है। भरत मुनि ने नाट्य उपयोगी में कितने रस माने हैं? 8, 9, 10 या 11? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। भारतीय हिंदी रंगमंच के पुरोधा किन्हें माना जाता है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किस वर्ष किया गया था? ये क्वेश्चन हमने पंडित बिरजू महाराज टॉप 30 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस कराया भी है, जो कि राइट आंसर होगा 1986। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। 9 मात्रा और 11 मात्रा किस ताल में ताली पड़ती है? अगर आपने म्यूजिक का टॉप 200 क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा, तो आप आसानी से बता सकते थे कि एक ताल में 9 मात्रा होती है और 11 मात्रा पर इसकी ताली पड़ती है। स्वर्गीय ईश्वरी प्रसाद को किस घराने का संप्राम माना जाता है? तो क्वेश्चन हमने मल्टीपल टाइम बताया भी था कि जो लखनऊ घराना है उसके जन्मदाता आपके ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। विलंबित, मध्य एवं द्रुत किनके भेद हैं? तो लय के भेद माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। पाखावाज के बोलों को क्या कहते हैं? तो याद रखना कि पाखावाज के बोलों को परण कहते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखना बीपीएससी तैयारी 4 और जो आने वाला स्टेट है, इस सवाल फिर से दोहराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सामा चाकेवा नृत्य में डैश का प्रेम दिखाया जाता है? तो जो आपका सामा चाकवेयर डांस होता है उसमें जो आपके भाई और बहन होता है उनका प्रेम इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहू किसका प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं था, आप आसानी से आंख बंद करके भी आंसर टिक आउट कर सकते थे, असम। तो यहाँ पर आपका टॉप 100 क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं डांस के। और अभी तक जितने भी मैंने डांस के क्वेश्चन देखे, अगर आपने जो मेरा नोट्स था, जो मैंने क्लासेस कराए थे, अगर आपने देख कर गए होते तो आपको 75 प्लस ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो डिट्टो बिल्कुल सेम थे। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा दिमाग एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं थी। बस जो आपको दिया गया था, अगर उससे आप रट्टा भी मार लेते तो आपको 75 प्लस स्कोर आसानी से सिर्फ आप डांस में ला सकते थे। इसी वजह से जो डांस के कैंडिडेट है 121 तक भी स्कोर लेकर आ चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो मैंने कराया था बिल्कुल क्वेश्चन उनको डिटो सेम मैच किया था। मैंने बार बार मेंशन किया था कि थ्योरी पे जितना आप टाइम देते हो, बुक पढ़ते हो, उतनी खास नीड नहीं है। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप थ्योरी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी डांस के क्लासेस किए होंगे, थ्योरी पढ़ा है, तो आप आसानी जितना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, थ्योरी जो आपको दिया जाएगा उतना कंप्लीट कर लेते हो, बीपीएससी टीआर 4 के लिए आपका एनएफ रहेगा। और उसके लिए आपको डेडिकेटेड आपको जो नोट्स मिलेगा बीपीएससी टीआर 4 के लिए, वो एनएफ रहेगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। बाकी जो भी डाउट होगा आपको हेल्प भी किया जाएगा। तो चलिए, जो 30-50 क्वेश्चन जो और हैं उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो बिहार स्टेट 2026 में जो होने वाला है, जो कैंडिडेट होंगे उनको लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। किस प्रकार की पटना योजना संक्षिप्त है और विशिष्ट अवधारणाओं या कौशलों पर केंद्रित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, दैनिक पाठ योजना। पिछले साल से कंपेयर किया जाए आपका आर्ट्स ऑफ टीचिंग, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट किया गया है। पहले की तरह क्वेश्चन आसान नहीं पूछे जा रहे, तो आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा, आसान से आप नंबर आप ला नहीं सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एन असेसमेंट यूज टू डिटरमाइन ए पर्सन एबिलिटी इन अ पार्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडीज इज कॉल्ड। उसे कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। जब उसकी असेसमेंट करते हो किसी भी इंसान की एबिलिटी आप चेक करते हो किसी भी पार्टिकुलर फील्ड में, तो उसे कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। शिक्षण रणनीति का अनुमोदक शैली क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
किस प्रशासन में जिम्मेदारी की भावना की परवाह नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप शिक्षक और छात्र के बीच कौन सा रिश्ता अच्छा मानते हैं? तो मालिक और नौकर की तरह कभी भी आप रिश्ता नहीं रख सकते हो टीचर और छात्र के बीच। ना पिता और पुत्र हो सकते हैं, ना आप एक कस्टमर और एक सेलर हो सकते हैं। एक आप दोस्त की तरह रहोगे, तो आप हर चीज़ उनसे शेयर कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन के बारे में जागरूक करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उनको एक लघु फिल्म, देखो यहाँ पहला ऑप्शन देखते हैं, कक्षा में ईंधन के लिए कुछ नमूने दिखाए। नमूना दिखाने से एक्टिव आप नहीं हो सकते, पैसिव के लिए ठीक है। एक चार्ट पर ईंधन का चित्र दिखाए, ये भी एक पैसिव हो गया। बच्चों को विभिन्न ईंधनों की सूची बनाने को है, ये भी आपका पैसिव हो, क्योंकि बच्चे इसमें जब फिल्म देखेंगे उनमें खाना पकाने का इस्तेमाल किए जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के बारे बारे में चर्चा करेंगे, तो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट हो रहा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कक्षा के आकार और समय में कम किए गए शिक्षण अनुभव को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं माइक्रो टीचिंग। ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म शिक्षण आपका राइट आंसर होगा, जो आपके कम समय और कम लोगों के बीच होता है उसे कहते हैं माइक्रो टीचिंग। एक वर्ग अंतराल में परे अंकों की संख्या क्या होती है? तो होती हैं आवृत्तियां। विच ऑफ देम इज एन एडवांटेज ऑफ समेटिव एवल्यूशन? मतलब एडवांटेज क्या है? आपको जो समेटिव असेसमेंट होता है, जो लास्ट में हम एंड टर्म एग्जाम देते हैं, उनका क्या एडवांटेज है आपको ये बताना है। तो उसका एडवांटेज होता है डिटरमिनाइज स्टूडेंट रेडनेस ऑफ फॉर फ्यूचर लर्निंग। मतलब वो जो एक लास्ट में पेपर होता है, उससे डिसाइड होता है समेटिव टेस्ट से कि आप आने वाले जो क्लासेस जो आपका फ्यूचर है, उसके लिए आप कितने रेडी हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अपनी कक्षा में एक आक्रामक छात्र, आप उसे संभालने के लिए निम्नलिखित में क्या अपनाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब तक बच्चों को मारोगे, सजा दोगे, उसे शर्मनाक महसूस कराओगे, उससे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होगी, वो नेगेटिव काम करेगा। उसके लिए सबसे अच्छा है कि जो काम कर रहा है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट बताएं, कि जो काम कर रहा है उससे क्या क्या उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, क्या क्या गलत हो सकता है और उससे क्या क्या सही हो सकता है, जिससे बच्चा डिसाइड कर सके जो कर रहा है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षण प्रक्रिया की सफलता निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा, जो शिक्षण प्रक्रिया होता है, जो टीचिंग मेथड होता है, वो टीचर छात्रों को शैक्षणिक आवश्यकताओं को कितनी अच्छी तरह समझाता है उस पर डिपेंड करता है, कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो कितनी अच्छे से डिलीवर कर पा रहा है, कितने अच्छे से समझा पा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सीखने की गुणवत्ता किस कारक से प्रभावित होती है? तो जो आप लर्निंग करते हो, उसकी क्वालिटी जो होती है वो अफेक्ट कर सकती है आपके फिजिकल, सोशल, कल्चर। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। मूल्यांकन के साथ कठिनाई यह है कि इसे अक्सर आकलन समझ लिया जाता है। आकलन का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि डैश के रूप में। तो आकलन जो होता है एक मूल्यांकन का उपकरण माना जाता है, मतलब सब्स्टिट्यूट माना जाता है। उसे सब क्लासिफाई किया जाता है। एक डायरेक्ट टूल नहीं कहा जाता, इसे इनडायरेक्ट टूल कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु को विभिन्न चरणों में बांट देना चाहिए। इतना लगातार बोलने का मुझे हैबिट है भी नहीं, इसलिए मुझे खांसी भी आ रहा है। तब तक आप इसका राइट आंसर बताइए, ऑप्शन को पढ़िए और आप ट्राई करना। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ऑप्शन को देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिए गए, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपको ये बताना है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर सेम कंसेप्ट। टीचिंग एक पढ़ाना और एक इंस्ट्रक्शन देना दोनों में डिफरेंट होता है। अगर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि जो भी क्वेश्चन है सबका हर क्वेश्चन का आंसर आप राइट आंसर सिर्फ ए मानोगे, तो आपका इंस्ट्रक्शन हो गया कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ उस सारे क्वेश्चन का आंसर आप सिर्फ आपको ए आंसर टिक आउट करना है, ये हो गया इंस्ट्रक्शन। लेकिन मैं आपको हर चीज़ डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ सही गलत बता रहा हूँ, उसे कहते हैं टीचिंग। तो दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों सेम कंसेप्ट नहीं होते, इसलिए आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। निम्नलिखित में कौन सीखने का परिणाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ज्ञान, कौशल और परिपक्वता सीखने के परिमाण माने जाते हैं, जबकि शारीरिक संरचना आपका परिणाम नहीं है। इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम टू इज हैव अचीव द। तो जो आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी करिकुलम को अचीव करने के लिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ऑप्शन नंबर बी। मूल एनसीईआरटी वर्गीकरण में शिक्षण के कितने उद्देश्य शामिल होते हैं? इस सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। टोटल आपके 7 टूल होते हैं एनसीईआरटी के, जो आपके शिक्षण में शामिल होते हैं। आकलन मात्रात्मक और डैश प्रक्रिया दोनों होते हैं। तो आपके आकलन दो तरह से होता है, एक होता है क्वालिटी, दूसरा होता है क्वांटिटिव, ठीक है, जिसे एक बोलते हैं मात्रात्मक और दूसरा होता है गुणात्मक। तो इसका राइट आंसर डी होगा। सूक्ष्म शिक्षण का दोष क्या है? जो माइक्रो टीचिंग होता है उसका डोज क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोई भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका प्लान करना, लेसन का प्लान करना कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब उसका प्लानिंग तैयार होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है नेतृत्व क्षमता क्या है? तो जो आपका नेतृत्व होता है उसमें प्रभावित करना, प्रेरणा देना और संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करना, ये सब तीनों शामिल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सफल शिक्षण कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अ सैंपल ऑफ एवोल्यूशन? तो जो ये तीनों क्वेश्चन है आपको एवोल्यूशन का सैंपल है, क्योंकि हर तीन क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं, मतलब उसमें क्वेश्चन को राइज किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। माइक्रो शिक्षण को सबसे पहले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में डैश के द्वारा अपनाया गया था। तो याद रखिएगा जो माइक्रो टीचिंग है वो सबसे पहले ड्वाइट डब्ल्यू एलन द्वारा इसे अपनाया गया था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। तो इन विश्वविद्यालय का नाम भी याद रखना और वाइट डब्ल्यू एलन का भी नाम याद रखना, जो आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्राथमिक शिक्षण को निम्न में प्रयास या ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसमें आपको सही सम्मिलित करना है, तो आप देख लेना ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की गतिविधि में विद्यार्थी झिझक महसूस नहीं करते? तो जो आपका इनफॉर्मल समूह चर्चा होता है उसमें बिल्कुल भी बच्चे झिझक नहीं करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कुतुब शाही सुल्तानों में किस युग का शासन किया था? तो याद रखिएगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो कुतुब शाही के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो सुल्तान थे वो 1518 से लेकर 1687 तक उन्होंने राज किया था।
अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा किसका अध्ययन करने की योजना बनाई गई है? तो याद रखिएगा तारे और ग्रह के निर्माण की प्रक्रिया में इसका अध्ययन की गई है। ऑप्शन नंबर बी। वे ऑफ फिक्स शीत युद्ध के दौरान किस संकट से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूबन मिसाइल। निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी एसएएफई आवास विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास सुविधा पर रिपोर्ट जारी करती है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है श्रमिक जो आपका आवास होते हैं, जो उनका घर होता है, उनकी सुविधा को आदान प्रदान करने के लिए शहरी और विकास निगम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन गुजरात स्थित एक प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है? मतलब जो गुजरात में तेल का क्षेत्र है उनमें से कौन एक नहीं है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा मरान आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, आप इसे देख लेना। क्वेश्चन को मैं दिखा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो सॉल्व हो नहीं सकता। तो आप क्वेश्चन को, जो आने वाले एग्जाम है बिहार स्टेट के लिए, आपके एग्जाम में फायदे हो सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, जो आपके एग्जाम में हेल्प मिल पाए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मैथ क्वेश्चन है जो रीजनिंग से पूछा गया है। तो एक अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आज अरुण का जन्मदिन है और आज से 1 साल बाद उसकी उम्र 12 साल पहले की तुलना में दुगुनी हो जाएगी। तो अरुण आज के साल में कितने साल का हो गया? तो 25 साल का हो गया। इसे याद रखिएगा। बहुत लोग इसका आंसर 22-20 भी टेक आउट किए हुए हैं। एक और क्वेश्चन आपको मैथ से पूछा गया है जो कि डायरेक्शन से दिया लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो याद रखिएगा जो कि प्रथम विधि आयोग द्वारा भारतीय दंड संहिता जो कि 1807 में से संतुष्टि की थी, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको रीजनिंग से पूछा गया, नोएडा को लिखा गया है OPJEB, तो दिल्ली को कैसे लिखा जाएगा? तो आप इसे पहले जो आपका ABCD जो है अल्फ़ाबेट लाइन से आप लिख लेना। उसके बाद आप देखना कि नोएडा को जो एन है वो कितने वर्ड के बाद ओ आता है। आप ऐसे करने के बाद आप इसका आंसर निकाल पाओगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। टेट्रिस गेम के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो याद रखिएगा जो टेट्रिस होता है उनका उद्देश्य एक ही रंग को ब्लॉक सर्किट करने की लाइन को साफ करना। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। इसमें आपको निकालना है, ठीक है, मोड निकालना है और आपका बहुलक निकालना है, जो कि आप फाइंड करोगे तो आपका राइट आंसर 9 आएगा। परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे शामिल होते हैं, ये कथन क्या है? तो ये कथन आपका गलत है क्योंकि परिवार में कई प्रकार हो सकते हैं। कोई भी परिवार केवल एक ही प्रकार के रूप में आप उसे क्लासिफाई नहीं कर सकते क्योंकि परिवार बहुत तरह का होता है। कोई परिवार संयुक्त होता है, बहुत परिवार जो होते हैं आपके 2 माता पिता बच्चे होते हैं, एकल परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, तो परिवार बहुत तरह के हो सकते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनें। आम एक फल हो गया, तो प्याज क्या है? आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग से लिया गया है। निम्नलिखित में किस अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर बताया था? तो याद रखना भारत सरकार अधिनियम 1935 को। दो संपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है। तो क्वेश्चन आपको मैथ से लिया गया है, आपको कंपैरेटरी के बारे में पूछा गया है, तो इसका जब फाइंड करो तो आपको 190 डिग्री आपका राइट आंसर आएगा। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा गलत है? तो याद रखना जो विटामिन B5 होता है वो पेलेग्रा से संबंधित नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसी सांकेतिक भाषा में ए को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है और एन को 35 से, तो उसी भाषा में एप्पल को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? आपको अल्फ़ाबेट लिखकर आप नंबरिंग करके आंसर निकाल सकते हो, जो कि राइट आंसर आपका 50 आएगा। तो यहाँ पे आपका टोटल डांस के 150 क्वेश्चन खत्म होते हैं बिहार स्टेट 2025 के। उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट आपको बचा नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपके कितने स्कोर आए हैं बिहार स्टेट 2025 में, इसका आप रिप्लाई
कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने कितने स्कोर गेन किए बिहार स्टेट 2025 में और बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर क्या-क्या हमें करना है। आप अगर कोई सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी जो हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 4 का, तो आपको नोट्स देना स्टार्ट हो चुका है। आप नोट्स ले सकते हो सिर्फ 501 रुपीज़ में, जिसमें आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर देता हूँ, 62009646 और 24। इस नंबर पे आप जाकर मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वॉचिंग, कीप शेयरिंग।